हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स वाले में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर हम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कस करने वाले हैं। हम हर लेक्चर में हमारी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अभी तक हमने 7 लेक्चर अपलोड, ये हमारा 7वां लेक्चर है। आप हमारे पिछले 6 लेक्चर भी ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। फॉर रियल वैल्यूज ऑफ थीटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉजिटिव। देखो, 4 ऑप्शन दिए वाले, तो इसमें से कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट तक। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है कॉस ऑफ कॉस थीटा, सेकंड ऑप्शन है कॉस ऑफ साइन थीटा, थर्ड ऑप्शन है साइन ऑफ कॉस थीटा, फोर्थ ऑप्शन है साइन ऑफ साइन थीटा। तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। कॉस थीटा और साइन थीटा की रेंज क्या रहती है? कॉस थीटा और साइन थीटा की रेंज मैंने आपको बताई थी, -1 से लेके 1 तक रहती है। मतलब मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। कॉस थीटा और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है, बराबर है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने लिया फॉर विच कॉस ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये देखो, कॉस ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये कैसे क्या देखेंगे। यहाँ पे मैंने इधर लिखा वाला है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा रहता है। देखो, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था ग्राफ समझाते समय, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, सेक थीटा। लेकिन बाकी के केस में, मतलब बाकी साइन ऑफ माइनस थीटा रहता है माइनस साइन थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा रहता है माइनस टैन थीटा, को माइनस कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा रहता है। देखो, साइन और साइन कॉस थीटा का ग्राफ इधर के एक्सिस में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और नेगेटिव एक्स एक्सिस में सेम आता है। लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा के, साइन थीटा और कोसेक थीटा, मतलब बाकी कॉस और सेक को छोड़ के बाकी केस में इधर का ग्राफ इधर से उल्टा रहता है। मतलब ये ग्राफ इधर से उल्टा रहता है, समझ में आ गया। लेकिन कॉस थीटा केस में दोनों साइड का ग्राफ सेम रहता है, माइनस एक्स एक्सिस पे और प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। समझ में आ गया। मैंने ग्राफ में डिटेल में आपको समझाया वाला है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। इसकी वजह से ये ऑलवेज पॉजिटिव। देखो, अगर साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में साइन थीटा निगेटिव रहता है। अगर साइन थीटा भी निगेटिव आ गया तो हमारा इक्वेशन है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। मतलब ये थीटा अंदर निगेटिव भी हो गया तो ये बाहर आने के बाद क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही होने वाला है। मतलब हमको अगर कॉस ऑफ -3/2 पूछा तो ये निगेटिव वाले, सॉरी, साइन ऑफ -3/2 तो निगेटिव आने वाला है, लेकिन ये बाहर आने के बाद क्या होने वाला है, पॉजिटिव। मतलब ऐसा ये रहता है, समझ में आ गया आपको। तो उसके बाद देखो, हम देखेंगे कॉस ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, बताया मैंने आपको। साइन ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन 0 व्हेन कॉस थीटा लाइज इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने यहाँ पे गलती से फोर्थ लिखा, आप यहाँ पे थर्ड कर लीजिए। मतलब सेकंड और थर्ड क्वार्टर में तो कॉस थीटा निगेटिव रहता है, कॉस थीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव रहता है। इसके वजह से वो सेकंड और थर्ड क्वार्टर में निगेटिव रहता है, बराबर है। इसलिए वो इधर क्या आएगा, लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे बाहर साइन है। अगर कॉस अगर अंदर निगेटिव आ गया तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा रहता है, इसके वजह से यहाँ पे लेस देन 0 आएगा। समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कॉस ऑफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो कैसे, क्या यहाँ पे बाहर कॉस थीटा है और अंदर नहीं, सॉरी, अंदर क्या है, बाहर कॉस थीटा है और अंदर भी कॉस थीटा है। कॉस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही आने वाला है, बराबर है। कॉस ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही आता है, बराबर है। इसके वजह से ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बराबर है। देखो, ये आप बहुत आसानी से ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते थे। जिसके बाहर देखो, यहाँ पे कॉस बाहर है, इधर भी कॉस बाहर है, इधर साइन बाहर है और इधर साइन बाहर है। जिधर कॉस बाहर है, अंदर कौन सी भी वैल्यू हो, इधर अंदर कॉस थीटा है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम, इधर अंदर साइन थीटा, ये अगर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में निगेटिव भी हो गया तो ये बाहर आने, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब बाहर आने के बाद वो पॉजिटिव होने वाला है। सिर्फ आपको ये देखना था, बाहर कॉस थीटा रहा तो वो वैल्यू वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही रहने वाली है। समझ में आ गया। बहुत मतलब आप ऑप्शन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझा दिया। देखो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 cos x माइनस 3। हमको इसकी रेंज निकालनी की है 1/4 cos x माइनस 3 की। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले cos x की रेंज ली, -1 इज लेस देन इक्वल टू
cos x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये cos x की रेंज हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में ही। उसके बाद हम इधर 4 cos x है तो हमने 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -4 लेस देन इक्वल टू 4 cos x लेस देन इक्वल टू 4 आ गया बराबर है। उसके बाद यहाँ पे -3 है तो हमने बोथ साइड -3 मतलब -3 सब्सट्रैक्ट किया 3 से तो यहाँ पे आएगा -7 इज लेस देन इक्वल टू 4 cos x -3 और यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू 1 बराबर है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो रेंज निकालने का मतलब क्या, सबसे यहाँ पे कॉस दिया था तो हमने सबसे पहले cos 6 की रेंज निकाली। उसके बाद यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई वाला था, 4 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद -3 से -3 सब जगह पे एडजस्ट किया। तो देखो जैसा यहाँ पे इक्वेशन है वैसा हमने को फॉर्म करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, -7 इज लेस देन इक्वल टू 4 cos x -3 इज लेस देन 0। मतलब हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन ली, यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं और यहाँ पे निगेटिव इंटीजर रहते हैं बराबर है। तो हमने यहाँ पे -7 से लेके 0 तक एक ग्रुप बनाएंगे मतलब, और उसके बाद यूनियन देके 1 से लेके मतलब जो आगे हमारा पॉजिटिव दिया वाला है 0 इज सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव 1 दिया वाला है तो वहाँ 0 से लेके 1 तक मतलब दो ऐसे बनाएंगे, एक निगेटिव 0 मतलब -7 से लेके 0 तक और एक 0 से लेके 1 तक ऐसा बनाएंगे बराबर है। क्योंकि हमारे इसमें देखेंगे हम तो यहाँ पे हमने क्या किया, -7 इज लेस देन इक्वल टू 4 cos x -3 इज लेस देन 0 लिया और उसके बाद 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 cos x -3 इज लेस देन इक्वल टू 1 लिया बराबर है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा 1 cos x 4 cos x -3 तो हमने इसका रेसिप्रोकल लिया। तो यहाँ पे आएगा, जब रेसिप्रोकल लेते हैं तब साइन इनवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे लेस देन -7 इज लेस देन इक्वल टू था तो यहाँ पे आएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 cos x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -इन्फिनिटी बराबर है। मतलब यहाँ पे -इन्फिनिटी क्यों लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस मतलब हमारा -7 यहाँ पे एक -इन्फिनिटी रहता है और यहाँ पे इन्फिनिटी रहता है बराबर है। ये यहाँ पे माइनस के इधर है इसलिए हमने यहाँ पे -इन्फिनिटी लिखा और इधर हम लिखेंगे 1/0 को पॉजिटिव इन्फिनिटी बराबर है, ऐसा हमने लिखा बराबर है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1/4 cos x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बराबर है। तो हमारा रेंज क्या आएंगे 1/4 cos x -3 की, यहाँ पे ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके -1/7 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब इसमें 0 इंक्लूड नहीं है बराबर है, 0 इंक्लूड नहीं है इसमें। तो ये हमारी रेंज रहेंगी बराबर है। यूनियन दिया, यहाँ पे -1/7 इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है, लेकिन -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी भी, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दे वाले और इधर क्लोज ब्रैकेट दे वाले। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू sin² x -3 sin x + 3। अपने को इस इक्वेशन की रेंज निकालने की है sin² x -3 sin x + 2 की। तो हमने इक्वेशन लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, +9/4 और -9/4 मतलब 9/4 एडजस्ट किया। अगर हमने यहाँ पे 9/4 एडजस्ट किया तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट होता है। sin x -3/2 का होल स्क्वायर अगर किया मतलब a - b का होल स्क्वायर किया तो क्या आता है, sin² x -3 sin x + 9/4 बराबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 - 9/4 करेंगे। 2 - 9/4 क्या आता है, 1/4। तो यहाँ पे sin x -3/2 का होल स्क्वायर -1/4 इक्वेशन आ गया। तो हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे sin x की रेंज क्या है, -1 इज लेस देन इक्वल टू sin x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम -3/2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे आएगा -5/2, यहाँ पे आएगा sin x -3/2, यहाँ पे आएगा -1/2। उसके बाद स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर किया तो साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1/4 इज लेस देन इक्वल टू sin x -3/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25/4। मतलब इधर का इधर आ जाएगा और इधर का इधर आ जाएगा। समझ में आ गया। ये सारी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है। आप इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी नहीं आते तो आप मैं आपको वो बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे उसके बाद हमने -1/4 भी यहाँ पे, तो हमने 1/4 से सब जगह पे मल्टीप्लाई कर गया बोथ साइड। तो यहाँ पे आएगा, इस साइड आएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू sin x -3/2 का होल स्क्वायर इज -1/4 इज लेस देन इक्वल टू, अगर 25/4 -1/4 किया तो यहाँ पे 6 आता है। मतलब इसकी रेंज 0 से लेके 6 तक है। समझ में आ गया ये एग्जाम्पल। और हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, अगला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x is equal to √ sin x minus cos x is defined x belongs in 0, 2 pi। तो देखो x की वैल्यू निकालने की अपने को
तो हमारा इक्वेशन दिया वाला है अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हम ये इक्वेशन कब डिफाइंड होगा, जब साइन एक्स बड़ा होगा कॉस एक्स से, क्योंकि अगर साइन एक्स छोटा रहा तो अंडर रूट में निगेटिव आ जाएगा। अंडर रूट में निगेटिव कब आता है, जब इमेजिनरी नंबर रहता है, तो इक्वेशन डिफाइंड नहीं रहेगा। इसके वजह से साइन एक्स बड़ा होना चाहिए कॉस एक्स से। तो कब बड़ा होगा साइन एक्स, हमने ग्राफ बनाया वाला है यहाँ पे, तो हम ग्राफ ड्रॉ किए वाला है साइन एक्स और कॉस एक्स का, तो हम देखेंगे। मैंने ग्राफ आपको समझा वाला है डिटेल में, तो हमने यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कॉस एक्स का है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया वाला है। उसके बाद ये जो ग्राफ है ये साइन एक्स का है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो देखो ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ नहीं, हम कैसे बताएंगे कि साइन एक्स बड़ा है, कौन से इसमें साइन एक्स बड़ा है कॉस एक्स से। तो यहाँ पे देखो ये कॉस एक्स का ग्राफ है, 0 से लेके π/4 तक कॉस एक्स बड़ा है, क्योंकि 0 की वैल्यू 1 है, साइन की 0 की वैल्यू 0 है। तो देखो उसके बाद यहाँ पे π/4 से लेके π/2 तक ये घट रहा है, और साइन एक्स π/2 से π/4 से लेके π/2 तक बढ़ रहा है, मतलब π/4 से लेके π/2 तक बढ़ रहा है। फिर उसके बाद 0 तक ये π/4 तक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे cos x यहाँ पे π/4 तक घट रहा है, बराबर है। फिर π/4 को दोनों 5π/4 को दोनों सेम हो जा रहे हैं, मतलब ये साइन एक्स 0 से π/4 से लेके 5π/4 तक बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और साइन एक्स π/4 से लेके 5π/4 तक घट रहा है। उसके बाद यहाँ पे cos x बढ़ रहा है लेकिन sin x घट रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे 5π/4 से लेके 5π/4 तक sin x बढ़ा है cos x के से, बराबर है। मतलब x की वैल्यू क्या आएंगी, π/4 से लेके 5π/4, बराबर है। उसके बाद हम अगला एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सॉल्व tan x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू cot x वेयर 0,2π। तो देखो हमको बताने का है, हमको सॉल्व करने का है tan x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू cot x कब रहता है, कौन से इसमें tan x इज ग्रेटर दैन cot x रहता है। तो हम दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वैसा ही ग्राफ ड्रॉ करके हम इसको डिफाइन करेंगे। तो देखो cot x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको सब ग्राफ बताया वाले। हमने यहाँ पे रेंज ली π/4, π/2, 3π/2, पाई 5π/4, 3π/2, 7π/4 और 2π तक हमने डोमेन लिया, सॉरी। और यहाँ पे रेंज ली 1, और यहाँ पे ऊपर इन्फिनिटी पे -1, और यहाँ पे -इन्फिनिटी। तो देखो tan, मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगा कैसे ड्रॉ किया है। tan 0 की वैल्यू 0 रहती है, उसके बाद ये π/4 पे 1 हो जाता है, उसके बाद ये π/2 के लिए इन्फिनिटी हो जाता है, बराबर है। ये मैं यहाँ पे मेंशन किया, ये tan x का ग्राफ है। उसके बाद ये यहाँ पे ऐसा बढ़ता है, और ये ऐसा यहाँ पे आ जाता है, और ये आ गया इधर। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने cot x यहाँ पे 0 रहता है π/2 पे, और π/4 पे 1 हो जाता है, और 0 के लिए इन्फिनिटी हो जाता है। ये ऐसा उल्टा है, मतलब ये π/2 के लिए इन्फिनिटी हो जाता है और ये 0 के लिए इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब cot x कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 है इसकी, और 90 पे इन्फिनिटी है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक बढ़ता है। लेकिन tan के cot की 0 के लिए वैल्यू इन्फिनिटी है, और 90 के 0 के लिए इन्फिनिटी और 90 के लिए 0 है, मतलब ये घट रहा है, बराबर है, और ये बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे बताया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये 3π/4 पे -1 हो जाता है, और पाई के लिए -इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब देखो यहाँ पे ये ऐसा -इन्फिनिटी हो जा रहा है, और tan का ग्राफ पाई के लिए 0 हो जाता है, और 3π/4 के लिए -1, और π/2 के लिए -इन्फिनिटी। ये पाई से 3π/2 तक जा रहा है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है, इसलिए ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर ये 0 से लेके π/2 तक जाता है तब वो +इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन पाई से लेके 3π/2 तक जाता है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे π/2 के लिए cot 0 है, इसलिए ये ऐसा ही इधर पाई के लिए इन्फिनिटी तक जा रहा है। समझ में आ गया। उसके बाद ये यही ग्राफ tan का इधर 5π/4 के लिए 1 को जाता है, और यहाँ पे 3π/2 के लिए +इन्फिनिटी, क्योंकि वो पॉजिटिव है। और cot का भी वैसा ही, यहाँ पे 3π/2 के लिए 0 को जाता है, 5π/4 के लिए 1, और यहाँ पे इधर इन्फिनिटी हो जाता है पाई के लिए, बराबर है। उसके बाद हम यही ग्राफ cot का ग्राफ यहाँ पे नीचे आता है, 7π/4 के लिए -1, और यहाँ पे
2 पाई के लिए माइनस इन्फिनिटी, और tan का ग्राफ 2 पाई के लिए 0, 7 पाई बाई 4 के लिए -1 और 3 पाई बाई 2 के लिए माइनस इन्फिनिटी बराबर है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। समझ में आ गया ये ग्राफ। तो यहाँ पे कौन से इसमें कौन बड़ा है हम डिस्कस करेंगे। मैंने ग्राफ तो बता दिया, समझ में आ गया। तो देखो पाई बाय 4 से लेके ये देखो tan का ग्राफ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया वाला है। पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक tan बढ़ा है और यहाँ पे ये घट रहा है बराबर है। मतलब पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक कौन बढ़ा है, tan बढ़ा है बराबर है ना। ये देखो यहाँ पे इधर 90 के लिए बढ़ रहा है ये। उसके बाद यूनियन लिया 3 पाई बाय 4 से पाई के लिए कौन बढ़ा है, tan बढ़ा है। उसके बाद यूनियन 5 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 2 के लिए कौन बढ़ा है, सॉरी यहाँ पे हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू भी बताने का है। मतलब देखो कहाँ इक्वल टू है वो भी बताने का है और कहाँ बढ़ रहा है वो भी बताने का है। तो यहाँ पे 3 पाई बाय पाई बाय 4 में इक्वल है और पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक बढ़ रहे है बराबर है, और ये 0 के लिए बढ़ रहा है। मतलब tan कहाँ पे बढ़ रहा है, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक। वैसे यहाँ पे कहाँ पर, यहाँ पे 3 पाई बाय 4 के लिए दोनों इक्वल है और यहाँ पे 3 पाई बाय 4 से लेके पाई तक जा रहा है tan। उसके बाद हमने ये देखो ऐसा किया था 3 बाय 4 से लेके पाई बराबर है, हाँ बराबर है। 3 पाई बाय 4 से लेके पाई tan बढ़ रहा है, आप माइनस इन्फिनिटी जा रहा तो घट रहा है, लेकिन ये 0 की तरफ जा रहा है मतलब बढ़ रहा है बराबर है ना। उसके बाद यहाँ पे 5 पाई बाय 4 के लिए 1 दोनों बढ़ सेम है और 3 पाई बाय 2 के लिए tan बढ़ रहा है प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद यूनियन 7 पाई बाय 4 के लिए tan सेम है और 2 पाई के लिए बढ़ रहा है। अगर इधर नीचे नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी मतलब घट रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 की तरफ जा रहा है मतलब बढ़ रहा है। समझ में आ गया। मतलब x बिलोंग्स इन कहाँ पे बिलोंग करेगा x 3 5 पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 4 कॉमा पाई यूनियन 5 पाई बाय 4 कॉमा 3 पाई बाय 2 यूनियन 7 पाई बाय 4 कॉमा 2 पाई। समझ में आ गया। आज हमने 5 एग्जांपल डिस्कस किए। अगले लेक्चर में और एक लेक्चर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, नए एग्जांपल के साथ। थैंक यू दोस्तों।